शहाबुद्दीन साहब हमारे विद्यार्थी थे, हमारे पुत्रवत थे, हमारे गांव के बगल के रहने वाले थे। जब मैं प्राचार्य हुआ तो हमें इस बात का डर था कि शहाबुद्दीन साहब की जो टोली है वह हमको काम नहीं करने देगी और हमें झुकना पड़ेगा। शुरू से ही नहीं था। मैं उनके घर गया, मैंने ये बात मीडिया में कही है, पता है। मैं उनके घर गया और मैंने कहा कि सर हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, अगर आप कहिए। साथ ही भरा फर्नीचर उद्योग जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। NX पावर इन्वर्टर, सोलर, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए सिवान की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमेशा अगर देखा जाए तो उसका राजनीतिकरण होता रहा है। कभी इसको राजनेता हैंडल किए तो कभी समाज सेवियों ने हैंडल किया, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी शख्सियत रहें जो इन सारी चीज़ों से अलग हट करके अपनी एक पहचान बनाए। हम अगर कई संस्थाओं की अगर बात करें तो सिवान की कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें अपनी अपनी तरीके से अपने अपने हिसाब से जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। अगर हम लोग DAV की बात करें तो एक दौर था जब वहाँ पे डॉक्टर BPN पाठक बाकायदे वो प्रिंसिपल के रोल में थे और जिस तरीके से उन्होंने DAV कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया, वो चीज़ें आज भी याद किया जाता है। मैं भी उसी दौर में था जब हम लोग मतलब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे उस वक्त। तो कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी हुई। मैं आज भी ये चीज़ें देख करके मुझे लगता है कि आज का वो दौर ख़त्म हो चुका है, जिस दौर में एक संस्कार और शिक्षा के जो क्षेत्र में एक अलग पहचान थी। हमारे साथ BPN पाठक सर हैं। बहुत सारी चीज़ें हम समझना चाहेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी समय सिवान के चीफ एडिटर मकबूल साहब भी हैं और हमारी दोनों की जो एक कुछ सवाल होगी डॉक्टर BPN पाठक सर से, चूँकि इनकी एक अलग शख्सियत मानी जाती है और जिस तरीके से इन लोगों ने एक संस्कार के साथ जो शिक्षा दिया, अब वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। कई ऐसे करप्शन के मामले भी सामने आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत हम कर रहे हैं कि आप शिक्षा जगत के बारे में जानना चाहते हैं, विशेषकर सिवान की शिक्षा जगत के बारे में आप जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं आप पूछिए, मैं बताऊंगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले सवाल हमारे मकबूल जी करेंगे। मैं इनसे कोशिश करूंगा कि अपनी पहले सवाल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही हमें ये सूचना मिली कि सिवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिवान के कप्तान SP साहब से जवाब तलब किया गया है आपकी सुरक्षा को लेकर के। ये पूरा मामला क्या है? आपकी सूचना गलत नहीं है। राज्यपाल सचिवालय से एक चिट्ठी निकली है 30 दिसंबर को, जिसमें सिवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिवान के SP से ये पूछा गया है कि डॉक्टर BPN पाठक यानी मेरे संबंध में सुरक्षा के लिए मैंने जो दरखास्त दिया था उसके संबंध में कौन सी कार्रवाई हुई, और कार्रवाई का एक तरह से प्रतिवेदन राजभवन ने मांगा है और यह भी कहा है कि जो कार्रवाई हुई है उसकी सूचना आवेदक को भी दी जाए। इसमें शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जब दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संबंध में महामहिम राजभवन ने 2 सितंबर को जांच टीम बनाई, उस समय ही हमें सूचित किया गया था, अध्यक्ष ने सूचित किया कि आपको भी जांच समिति में सहयोग के लिए आपको भी इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सा आवेदन दिया है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। विगत कई वर्षों से आवेदन आपके आवेदन पेंडिंग है, सबकी जांच की जाएगी और आपका रहना भी अनिवार्य है। तो मैंने सबसे पहले
यहाँ के हो सकता है आपको यह भी कहा गया कि हो सकता है आपको जांच के सिलसिले में केवल सिवान ही जांच नहीं होगी, जांच दरभंगा जो मुख्यालय है, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा कामेश्वर सिंह, वहाँ भी जांच के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए तय कर लिए, अधिकारियों से आप बात कर लें। मैंने यहाँ के एसपी साहब से बात किया। एसपी साहब ने कहा कि आपको सुरक्षा का कहाँ सवाल है, आपकी और सुरक्षा का सवाल ही नहीं है। हमने बताया कि देखिए ऐसी बात है, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से हमको कुछ दिनों से अदावत चल रही है, केसेस चल रहे हैं, और इधर हाल में चूँकि एज नहीं रहने के बावजूद, एज रिटायरमेंट के एज के बाद भी वे यहाँ कार्यरत हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे को राज्यपाल भवन तक ले गया हूँ, महामहिम के यहाँ ले गया हूँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ ले गया हूँ, राष्ट्रपति जी के यहाँ ले गया हूँ, माननीय उच्च न्यायालय पटना में ले गया हूँ। इसलिए वे लेकर काफ़ी खफा हैं। प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी काफ़ी खफा हैं। मैंने उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाया है और इसको लेकर पूर्व में इन्होंने हम पर एक क्रिमिनल केस भी किया है और एक हाल में 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा भी 2021 में उन्होंने फाइल किया है, जो कोर्ट में लंबित है। तो उसके संबंध में जो कोर्ट में मामला लंबित है, तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। आपने जिस करप्शन के को लेकर के हाई कोर्ट तक आपने बताया कि प्रधानमंत्री तक तो जाहिर है कि सिस्टमेटिक तौर पे आप गए हैं, इसमें आपको लगा कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इसमें। तो जब गलत हो रहा है और गलत का आप कहीं ना कहीं उस पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो फिर वो चीज़ दुश्मनी के साथ ऐसा क्यों निभा रहे हैं, वो साक्ष्य क्यों नहीं दे रहे हैं कि मैं सही हूं? यही तो सबसे आश्चर्य की बात है। कहीं भी मीडिया में, अखबार कहिए या आपका जो लोकल आप लोग का चैनल है, उसके माध्यम से भी वो सफाई नहीं दे रहे हैं। वो केवल कह रहे हैं कि ये झूठी बातें हैं, अफवाह है, डॉक्टर पीएन पाठक ने कॉलेज के फंड का मिसयूज किया है, और चूंकि हमने केस किया है इसीलिए डॉक्टर पाठक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मेरी जो पुनर्नियुक्ति है वह नियमानुकूल है, लेकिन मीडिया के सामने वे आने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी कि आपके आरोप को वो सिरे से नकार रहे हैं, उसको साबित नहीं कर रहे हैं। साबित नहीं कर रहे हैं। कुछ गैर कानूनी रूप से लड़कों का 50-51 लड़कों का एडमिशन ले लिया, उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी रूप से, उनकी परीक्षा ले ली, फर्स्ट ईयर की परीक्षा ले ली, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आउट कर दिया, सेकेंड ईयर की परीक्षा ले ली, उसका भी रिजल्ट आउट कर दिया, लड़के चले गए थर्ड ईयर। The boys are now in third year। जहाँ तक NCISM का सवाल है, NCISM इस मामले, NCIM का अधिकार क्या है ये आप लोग जानिए। NCIM किसी भी कोर्स की मान्यता देता है केवल कि ये कोर्स आप अपने यहाँ चला सकते हैं, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसने तो लिख दिया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप नहीं चला सकते हैं। उसके बाद उसको कोई सूचना ही नहीं मिली कि इन्होंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेना, नहीं लेना, रिजल्ट करना, रजिस्ट्रेशन करना, रिजल्ट को डिक्लेयर करना, सर्टिफिकेट इशू करना, यह काम NCISM का नहीं है, यह काम विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय में इनके भाई जो हैं, छोटे भाई, वे बहुत प्रभावशाली आदमी हैं और उनकी मिली भगत से वाइस चांसलर उनसे मिले हैं। वो सिर्फ कोर्स की मतलब जिम्मेवारी लेती है, एडमिशन लेना नहीं लेना ये यूनिवर्सिटी की बात होती है। तो उसमें आपने एक बड़ा आरोप ये भी लगा दिया कि उनके भाई जो है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है जी। तो सवाल है कि तो फिर ये कहीं ना कहीं कि दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता है। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप का जवाब प्रजापति त्रिपाठी क्या दे रहे हैं? क्या वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनके भाई ने ये गलती किया या उनके द्वारा गलती किया गया? त्रिपाठी मौन है, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं जी। उनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी चलती है वाइस चांसलर के आदेश से।
वाइस चांसलर ने आदेश दिया, हमने एडमिशन लिया यानी कि वो खेल रहे हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर पर। और वाइस चांसलर ने जो जांच हाई लेवल जो जांच कमेटी हाल में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, प्रजापति त्रिपाठी एडमिशन लेते हैं, यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, परीक्षा आयोजित कराते हैं, मैं इस संबंध में इग्नोरेंट हूं। लेकिन सर, राज्यपाल ने जो टीम गठित किया उस टीम ने जांच किया और ऑन रिकॉर्ड टीम के एक माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें बड़ा करप्शन हुआ है। 20 घंटे की जो जांच पड़ताल चली और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, जरा इसके बारे में बताइए आप। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि 2 सितंबर 2022 को ये टीम गठित हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है 2 सितंबर को ये चिट्ठी निकली थी। 2 सितंबर को चिट्ठी हुई थी और चिट्ठी के बाद जो है 2 सितंबर को चिट्ठी निकली थी राजभवन की, और उसमें यह भी था कि 15 दिनों के अंदर आप लोग को प्रतिवेदन देना है। देख लिया जाए। इसमें आपको जो लगभग प्रोफेसर जवाहरलाल कुलपति तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और श्री जमाल अब्दुल नसीर वित्त पदाधिकारी जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और श्री केशरी विजय मिश्र वित्त पदाधिकारी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, यानी कि तीनों जो है कि सदस्य की कमेटी गठित की गई थी। और जिसमें से हम लोगों ने सुना, शायद मकबूल जी आपने भी था, तो ये किसका जो स्टेटमेंट था? केशरी जी का स्टेटमेंट था शायद वो? नहीं, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जवाहरलाल बिल्कुल स्टेटमेंट था ये। टीम के चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा था कि भारी अनियमितता पाई गई है और इसको जो है वो राजभवन में वो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे। तो सर, तो इस पे भी तो सवाल उठ रहा है ना कि अब आपकी सुरक्षा पे आ रही है कि आपने इतना बड़ा उजागर किया, राज्यपाल ने टीम गठित कर दिया, टीम ने जांच कर लिया और ऑन रिकॉर्ड कहीं ना कहीं या तो उनकी इसको रिलीज कहें या कहीं गलती कहें या फिसलना कहें, सच्चाई उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उल्टा आपके ऊपर जो है कि कहीं ना कहीं, अब इसमें हम लोगों ने चिट्ठी देखा कि आपके ऊपर खतरा भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब इसको जरा बताइए, क्या मतलब है कि क्या उजागर भी नहीं किया जा सकता है कुछ करप्शन हो रहा? तो देखिए, सवाल यही तो मुख्य प्रश्न है। इस देश में अगर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसे उजागर करने का अधिकार किसी भी नागरिक को है। व्हाट टू टॉक ऑफ माई सेल्फ, एक रिक्शा वाला, एक पान वाला, एक गुमटी वाला भी भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको, संवैधानिक अधिकार है उसको। लेकिन यहाँ हमने जो मामला उजागर किया है उसमें हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रेटनिंग मिल रही है। अभी आपको मैंने बताया, 3-4 महीना पहले की बात है, मकबूल साहब बता रहे थे, डीएम मेडिकल कॉलेज के तमाम जो ये शिक्षक थे, गणमान्य जो ये अधिकारी थे, जो नॉन टीचिंग कर्मचारी थे और कुछ छात्र थे, लेकर कॉलेज से लेकर, आप सोच सकते हैं कॉलेज की दूरी, हॉस्पिटल यहाँ है हमारे बगल में, और कॉलेज जो है, कॉलेज यहाँ से कम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से पूरा जो है नारा लगाते हुए और अब सब कहते हुए ये लोग आए डीएवी कॉलेज के गेट तक। उसके बाद इन लोग को पता लग गया कि हमारे घर में कैमरा है, अगर घर में प्रवेश करेंगे तो लोग लोकेट किए जा सकते हैं। मैंने तुरंत फ़ोन किया था उनको, इंस्पेक्टर साहब को, टाउन इंस्पेक्टर को। उन्होंने गश्ती दल भी भेजा, कहा कि हम आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस समय प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अब सुन लीजिए एसडीएम सिवान की स्थिति। एसडीएम सिवान को हमने फ़ोन पर कहा, मैंने कहा एसडीएम साहब, आप शहर के, आप सबसे बड़े लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, डीएम के हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। उन्होंने कहा कि देखिए पाठक जी, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में एक शब्द भी नहीं कहूँगा और हमसे आप मत शिकायत कीजिएगा। देखबाज ही पर्सन। अच्छा, एक बात बताइए सर कि इतना हिम्मत आपके पास कहाँ से आ गया
कि आपने ऐसे लोगों के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध छेड़ा। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप उसी वक्त से खेलते हैं जब शहाबुद्दीन साहब यहाँ के सांसद थे। तो क्या ये भी आरोप है क्या कि जो आप शहाबुद्दीन साहब को लेकर के कई ऐसे बड़े काम किए, कई ऐसे बड़े मतलब कारनामों को अपने अंजाम भी दिया और कई बड़े करप्शन को अपने उजागर करने का प्रयास किया? चूंकि अब तो शहाबुद्दीन साहब है नहीं, तो फिर अभी आपको हिम्मत कहाँ से मिलता है? शहाबुद्दीन साहब हमारे विद्यार्थी थे, हमारे पुत्रवत थे, हमारे गांव के बगल के रहने वाले थे। जब मैं प्राचार्य हुआ तो हमें इस बात का डर था कि शहाबुद्दीन साहब की जो टोली है वह हमको काम नहीं करने देगी और हमें झुकना पड़ेगा। लेकिन मैं झुकने वाला आदमी शुरू से ही नहीं था। मैं उनके घर गया, मैंने ये बात मीडिया में कही है, मकबूल जी को पता है। मैं उनके घर गया और मैंने कहा कि सर हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, अगर आप कहिएगा तो मैं योगदान करूंगा और 1 दिन के बाद रिजाइन कर दूंगा। अब कहिएगा कि नहीं, आप रिजाइन कर दिए तो मैं रिजाइन कर दूंगा, आप नहीं चाहिएगा तो नहीं चल पाएगा। मैं नाम भी दे रहा हूँ, अभी जो है अभी जिंदा है भरत सिंह, प्रोफेसर भरत सिंह जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, अभी सिवान में जिंदा है, जीवित हैं और रिटायर्ड शिक्षकेतर कर्मचारियों के सचिव हैं डॉक्टर CD चौधरी। उनसे आप पूछ सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि पाठक जी आप प्रिंसिपल नहीं हो पाइएगा, शहाबुद्दीन के लोग आपको चलने नहीं देंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब से उनके परिवार की काफ़ी निकटता थी। उनका एक भगिना था जो शहाबुद्दीन साहब के साथ रहता था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। हमने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सवेरे गए, वहीं पर काफ़ी नेता लोग बैठे हुए थे, सिवान के लगभग सभी नेता लोग बैठे हुए थे। हट टाइप के बनाए थे वो, जैसे कुटिया होता है बांस का, वैसे बनाए हुए थे। आग वगैरह ताप रहे थे लोग। हम गए तो बेचारे खड़े हुए, हमारा अभिवादन किया, मैंने भी अभिवादन किया। मैं बैठा, कहा कि सर किने चलनी है सवेरे। हम चिट्ठी निकाले, कहा कि तब बाबू है बा हम DAV कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए बनी, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी अपॉइंट के लिए बा गवर्नर के आदेश से। तो रोवा कहे तो हम ज्वाइन करे बा, रोवा ना कह तो ना ज्वाइन करे। क्योंकि तो आप गजब बात कहते हैं। बोले क्या कहें, आप तो यही कहेंगे, आप सहयोग दीजिएगा तो मैं ज्वाइन करूंगा और कॉलेज को चलाऊंगा। जो भी हमारी शक्ति है, जो भी हमारे पास बूता है, हम चलाएंगे कॉलेज को। तो पहले तो 2-7 मिनट चुप रहे, कहते कैसे बढ़नी रोवा। रोवा से सीनियर तो 5-7 आदमी बार, रोवा से सीनियर बैजनाथ बाबू बड़े जो हाईकोर्ट में 3-4 हाली गई हम। रोवा से सीनियर चंद्रिका बाबू बड़े, रोवा से सीनियर ये कॉमर्स के हेड वो हैं। कई आदमी आपसे सीनियर है, राजेंद्र बाबू हैं। तो आप कैसे बन गए? हमने कहा कि सुनिए, पहले सीनियरिटी होती थी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, क्योंकि लेक्चरर में लोग बहाल होते थे, लेक्चरर में रिटायर कर जाते थे। बाद में लोगों का एक प्रमोशन शुरू हुआ, जगन्नाथ मिश्रा ने लागू किया पहली बार। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन बिहार जिन्होंने प्रोफेसर का प्रमोशन, ये यूनिवर्सिटी टीचर का प्रमोशन जो है रीडर तक अलाउ किया, वो रीडर तक बन सकता है। उसके बाद प्रोफेसर का हुआ कि प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो उसमें हाई कोर्ट में कुछ मामला फंस गया। भगवानपुर कॉलेज है, LN कॉलेज भगवानपुर, हाजीपुर के बगल में भगवानपुर स्टेशन है। तो LN कॉलेज भगवानपुर के प्रिंसिपल रीडर थे और एक दूसरे जो थे वे प्रोफेसर थे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोफेसर का बाद में था, उनका पहले था। तो वो चले गए हाई कोर्ट में, पटना हाई। आपने एग्जांपल दिया शहाबुद्दीन साहब को? हाँ, शहाबुद्दीन साहब को दिया और हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया था जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं टूटा। उसमें हमको याद है, सेंटेंस पे याद है, इट इज द पर्सन, इट जो इस्तेमाल किया जा रहा है
पद के लिए किया जा रहा है, इट इज द पर्सन हु हैव बीन प्रमोटेड अर्लियर एज रीडर और प्रोफेसर cannot be declared to be junior than a person who has been promoted later on. There is no such rules, and if it exists in university calendar, it completely violates Article 14 of the Constitution of India. समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में उसको तहस नहस करता है, इसलिए जो पहले प्रमोशन पाएगा वो सीनियर होगा। तो मेरा प्रमोशन 90 का है, इस सब लोग का प्रमोशन 92 का, 93 का, 94 का, 96 का है। प्रमोशन का आधार था आपका? प्रमोशन के आधार पर उनको कर दिया गया। तो फिर उसके बाद आपने चूंकि जो आपके ऊपर आरोप लगा कि आप शहाबुद्दीन साहब के संरक्षण में रह करके इतना काम किए, और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी उसी में आता है, चूंकि अब तो आपके पास कोई ऐसा संरक्षण नहीं है, तो फिर आप इस तरह से कैसे काम कर पा रहे हैं? डर भी नहीं लगता है आपको? तो फिर क्या होगा आगे? एक बात जान जाइए आप, मैं शुरू से ही थोड़ा निर्भीक स्वभाव का आदमी रहा हूँ। जब मैं प्रिंसिपल नहीं हुआ था उस समय भी जितने लगभग प्रिंसिपल हुए एक आध आदमी को छोड़कर बाकी सब लोग परीक्षा इत्यादि में या डिसिप्लिन कमेटी वगैरह में हमको वो लोग नॉमिनेट करते थे। और जितनी समस्याएं होती थी अधिकांश का निपटारा हमारे माध्यम से ही प्राचार्य जो करते थे। तो हमको एक आत्मबल मिला। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको इस कार्य से बहुत मोह था। जैसे बच्चे को माँ से मोह होता है, पिता को बच्चे से मोह होता है, इस कॉलेज के जो संस्थापक थे वैद्यनाथ प्रसाद उर्फ दाढ़ी बाबा, उनके आश्रम में नीचे चट्टी दरी बिछाकर हम लोग सोए हुए हैं। उनके आश्रम में हम लोग को ट्रेनिंग हुई है, उनके आश्रम में हम लोग पढ़े हुए हैं। दाढ़ी बाबा को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था वो हमने देखा है। अब कितने आदर्श थे ये हम जानते हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे ले लेते हैं कि आपने दाढ़ी बाबा के नाम ली, तो कल उनकी जयंती थी, और एक बड़ा अगर देखा जाए तो चूंकि मुझे एक अपनी तरह से देखा तो मलाल मुझे हुआ कि जिस दाढ़ी बाबा ने सिवान में शिक्षा के प्रति इतना बड़ा अलग जगाया, उन्होंने दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज हो या डीएवी कॉलेज हो या फिर वैद्यनाथ संस्कृत विद्यालय हो, तो ऐसे महापुरुष को कहीं ना कहीं सिवान के लोग भूल रहे हैं, जबकि उनका एक विहंगम तरीके से बड़ा सम्मेलन के तौर पर होना चाहिए था। क्या इस चीज़ को आपको मलाल नहीं है? क्या हमको इसका काफ़ी मलाल है, लेकिन आयोजित करने वाले लोग आप जान जाइए कि जब से मैं रिटायर हुआ हूँ मात्र एक बार वंस दाढ़ी बाबा की जयंती में मेरा नाम प्रमुख वक्ता के रूप में लोगों ने दे दिया तो हमको जाना पड़ा है। अदरवाइज हम कॉलेज में नहीं जाते हैं, हम तो बैंक में नहीं जाते हैं। अब धीरे से ब्रैकेटिंग हुई है तो कभी कभार हम जाते हैं, अदरवाइज बैंक में भी नहीं जाते थे। चलिए, आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर विपिन पाठक जी ने बहुत सारी चीज़ें कहा, जिस तरीके से डीएवी कॉलेज है या इसके जो रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं और जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वो सारी चीज़ें इन्होंने बताया, और उस वक्त का माहौल और अभी के माहौल में क्या अंतर है, और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को कहा कि मैं निर्भीक होकर के मैंने अपने उस कार्यकाल को भी किया और आज भी मैं निर्भीक होकर के करता हूँ। भ्रष्टाचार चाहे जितना भी बड़ा हो मैं उसको उजागर करूँगा, चूँकि मेरे अंदर एक निर्भीकता है और मैं चाहता हूँ मैं जिस संस्था को सींच करके बड़ा किया, आज उस संस्था जिस तरीके से दीमक जो लग गया है उस दीमक के प्रति मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये थे जिस तरीके से इन्होंने कहा। आप लोग देख रहे थे, आप लोगों ने देखा यस 24 न्यूज़ और समय सिवान। एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने मिल करके सर के बारे में जानने के लिए एक तरह से हम जो 3rd डिग्री जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने कोशिश की, और सर ने बहुत बेबाकी से बात कहा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।